अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक 11 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 14 है और यूएचएस के कंटेंट्स के मुताबिक ये आपका टॉपिक 11 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसकी जो कोर्स आउटलाइन है जो हमने पढ़ना है जो अकॉर्डिंग टू यूएचएस सिलेबस कंटेंट, तो हमने इसमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, और फिर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, यानी कि लॉरेंट्ज फोर्स वाला जो आर्टिकल है। और लास्ट में हम जो है वो E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखेंगे। सो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर में हम एक तो इनिशियल इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देखेंगे। आपने कहा सर ये तो कौन सिलेबस में नहीं है। देखें, जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगती ही इसलिए है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के जब उसमें से करंट गुजरता है तो उसको फिर मैग्नेटिक फील्ड सराउंड करती है, इसी वजह से उस पर फोर्स लगती है। तो ये इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। देन वी हैव फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और देन वी हैव सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज एज वेल। सो स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ताल्लुक मूविंग चार्ज से है। तो अगर आप देखिए कि जो हमारे पास चार्ज एट रेस्ट होता है इट हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिर्फ। अब जो चार्ज इन मोशन होता है फिर वो दो सूरतें हो सकती हैं। वो जो चार्ज मोशन में होगा वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है और वो मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो फिर इट विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द चार्ज। तो फिर उसमें हमारे पास वेरिंग ई या ऑसिलेटिंग ई एंड बी होती हैं, प्लस वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो आप जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सेलरेटिंग चार्ज। अब वो चाहे एक्सेलरेट कर रहा है चाहे वो डिसेलरेट कर रहा है, तो फिर उससे ई और बी वेरी होती हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। सो हमें ये तो बात समझ आ गई कि जो चार्ज रेस्ट में है उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो मूव करता हुआ चार्ज है उसकी ई और बी दोनों होगी, राइट। तो एक बात याद रखिएगा कि ओनली सेम टाइप ऑफ फील्ड्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, राइट। यानी कि अगर आपके पास ये एक चार्ज रेस्ट में है तो जाहिर बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है जबकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है बिकॉज ये रेस्ट में। एंड हियर वी हैव अ स्ट्रीम ऑफ मूविंग चार्जेस। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ मूविंग चार्जेस है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो कौन सी फील्ड है जो इसमें और इसमें कॉमन है? वो ई है। इधर भी ई नॉन जीरो, इधर भी ई नॉन जीरो है। तो इनके दरमियान जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ होगी इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली, बिकॉज इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रिंग की लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लिहाजा यहाँ जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ओनली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेम फील्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी। सो हमें पता लग गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब हमारे पास मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो है वो दो ब्रांचेस हैं, राइट। एक को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म सिंपल, एक है हमारे पास मैग्नेटिज्म और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, राइट। उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट डील्स विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसका ताल्लुक जो है वो करंट से है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स का जो मैग्नेटिज्म होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये दोनों में बेसिक जो है वो डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो चार्ज एट रेस्ट होता है, जो स्टेशनरी चार्ज होता है, तो उस स्टेशनरी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हम कहते हैं कि दे स्टार्ट एट द पॉजिटिव एंड द एंड ऑफ द नेगेटिव एंड। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं एंड नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम कहते हैं दीज आर ओपन फील्ड लाइंस, राइट। ये ओपन फील्ड लाइंस होती हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, जबकि मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाती है। सो दे फॉर्म अ क्लोज लूप, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है जी? वो क्लोज्ड फील्ड लाइंस हैं, ना कहीं से शुरू होती है ना कहीं से खत्म होती है। आप ये कह सकते हैं ना इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, ये क्लोज्ड है, नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से दोबारा नॉर्थ चली जाती है। यही वजह है अगर मैं इस मैग्नेट के ऐसे दो ही से कर लूँ तो क्या होगा? आई विल गेट टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स, राइट। अगर मैं इसके दो ही से कर लूँ तो ये मुझे फिर मैग्नेट के दो से मिल जाएंगे। यानी कि मैं आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या साउथ पोल अचीव नहीं कर सकता। आप मैग्नेट को तोड़ते जाएं एटम तक पहुंच जाएंगे, उसको भी तोड़ते इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे। इवन इलेक्ट्रॉन भी जब मूव करता है तो वो भी बिहेव करता है एज मैग्नेट, उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। सो कहने का मतलब है बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट ऑब्टेन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल। स्टूडेंट, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें फिर कंडक्टर में खासतौर पर जो हमारे पास रिंग्स होंगी या लूप्स होंगे उनमें हमें करंट की डायरेक्शन को देखते हुए बताना है कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। तो वो हम कैसे बताएंगे? एक बात याद रखिए कि अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी रिंग में फ्लो कर रहा हो या लूप में फ्लो कर रहा हो तो वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और अगर
हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है। ये आपके पास रिंग है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल या साउथ पोल हासिल नहीं कर सकते। तो अगर इस रिंग के ऊपर वाले पार्ट में आपको करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा तो नीचे वाले पार्ट में वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल होगा तो नीचे वाला पोल साउथ पोल होगा, राइट। बिकॉज हम इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल या साउथ पोल इज्यूम करके हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बनाते हैं, लेकिन हम ये हासिल नहीं कर सकते। सो दिस वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिलसिले में पहला आर्टिकल पढ़ते हैं, और ये जो पहला आर्टिकल है इट इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक डायरेक्टली यूएचएस के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्लूड है तो वो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगती क्यों है, क्योंकि जब कंडक्टर से करंट कैरी करता है तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब आप उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसकी कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से फोर्स लगती है, राइट। सो सपोज कि हमारे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और जिसके साथ हमने ये बैटरी अप्लाई की हुई है। तो जैसे ही हम यहाँ के स्विच को क्लोज करते हैं तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, और इस करंट के फ्लो करने की वजह से, कंडक्टर में से करंट के फ्लो करने की वजह से वी हैव सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास जो है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंसेंट्रिक होंगी, और इसके अलावा ये क्राउडेड होंगी नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी कि जैसे जैसे फिर दूर जाते जाएंगे तो ये आपस में वाइडर होती जाएंगी, राइट। अब फर्स्ट कीजिए कि मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पी पर। तो मैं कैसे मालूम करूंगा, मैं मालूम करूंगा यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की जरा स्टेटमेंट देखिए, सिंपल। हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज। और आपको याद होगा गॉसिस लॉ जो आपने पढ़ा था वो ऐसे था कि ई डॉट ए भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गॉसिस लॉ 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज भी जो है वो फ्लक्स है। तो आप देखिए कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसिस लॉ एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ, राइट। एम्पियर्स लॉ और ये आपके पास है गॉसिस लॉ। अब जरा देखिए मिलते जुलते नहीं आप उसमें। गॉसिस लॉ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो एम्पियर्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर गॉसिस लॉ में एरिया है तो एम्पियर्स लॉ में लेंथ है, दोनों ही क्लोज है। यहाँ पे परमिटिविटी है तो दैट इज द परमिबिलिटी, और यहाँ पे अगर चार्ज इनक्लोज है तो यहाँ पे करंट इनक्लोज है। तो वी कैन से दैट एम्पियर्स लॉ इज द मैग्नेटिक एनालॉग ऑफ गॉसिस लॉ, यानी कि जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसिस लॉ का है वही रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ का। विद द हेल्प ऑफ गॉसिस लॉ वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो तीन एप्लीकेशन आपने पढ़ी भी हुई है, एंड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, राइट। सो यहाँ के मुताबिक बी डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आ जाएगा, और ये एक सर्कुलर पाथ है तो फिर ये क्या आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर इज दिस डिस्टेंस, राइट। और इसके अलावा ये जो म्यू नॉट है, दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। So how you can define it, this permeability? Permeability can be defined as like it is the ease, आसानी, it is the ease with which magnetic field can be set up in the given material. जितना easily कोई मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड आप सेटअप कर सकते हैं व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट मटेरियल, उतना ही उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आयरन है तो आप अगर इस पर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इट कैन इजीली मैग्नेटाइज, राइट, खासतौर पर सॉफ्ट आयरन। तो हम कहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम आपको पता है कि मैग्नेटिज्म में हम मटेरियल को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1। वंस अगेन रिलेटिव परमेबिलिटी इज व्हाट, इट इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और इसी तरीके से डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होती है, और जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसकी 100 से 1000 के दरमियान होती है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। दैट इज वाई दे आर द ईजीएस्ट टू मैग्नेटाइज। तो ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर इन जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है और करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान अगर कोई मटेरियल है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने मटेरियल कौन सा रखा है तो उसकी फील्ड भी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी, राइट। सो जब तक करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे मालूम करते हैं, यू अप्लाई द राइट हैंड रूल। और ये राइट हैंड रूल में जो है वो 2 चीज़ें हैं डायरेक्शन मालूम करने के लिए, इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक है कर्ल ऑफ फिंगर्स और दूसरा है योर थंब, राइट। और ये 2 चीज़ों के बारे में निशानदेही करते हैं बी और आई के दरमियान। फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में देखिए, अगर आप करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करेंगे तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमेशा करंट की डायरेक्शन में आप थंब करेंगे और हमेशा कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है वो आपको बी की डायरेक्शन देगी। फॉर एग्जांपल देखिए, लाइक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की अगर आपको डायग्राम याद हो उसमें कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट देती हैं, और जो अंगूठा है वो इशारा करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि कर्ल ऑफ फिंगर से आपको बी भी मिल सकता है, आई भी मिल सकता है, और थंब से आपको बी भी मिल सकता है और आई भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। तो ये जो चैप्टर है, दिस इज चैप्टर, ये चैप्टर कुछ टेक्निकल है रिलेटेड टू दी डायरेक्शंस। तो इसको अप्लाई करना सीखते हैं कुछ एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखिए अबाउट मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। वर्ड इज स्टेशनरी, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो क्या होगा, उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगा, लिहाजा वो स्टेशनरी रहेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पीयर। हमारे पास एक वायर है जो 12 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, उसमें से विल द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 3 × 10⁻⁶
वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो डिस्टेंस हमने मालूम करना है, हमें पता है कि जो b है वो है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r, सो r इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई b। ये देखिए म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। सो ये i हो गया और ये 2 पाई b हो गया, तो नॉर्मली ये पाई इस म्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जब आप बाकी वैल्यूज पुट करके इसको और r के लिए सॉल्व करेंगे तो इट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जरा डायग्राम है, इसमें देखिए दिस इज x, दिस इज y, x एक्सिस पर एक पॉइंट है q और y एक्सिस पर एक पॉइंट है p। नाउ द क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज द प्लेन oxy, दिस इज द प्लेन oxy इज द प्लेन, जबकि एक्सिस ox और oy आपस में परपेंडिकुलर हैं। बिकॉज द फॉलोइंग करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एट o इन द डायरेक्शन ऑफ ox। वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ ox, करंट किस डायरेक्शन में होगा, कौन सा ऐसा करंट होगा जो ox की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं, एक है थंब और दूसरा है कर्ल ऑफ फिंगर्स। तो आप अपने थंब को जो है वो ox की तरफ कर दें जो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। अगर थंब को कर देंगे उंगलियों को सीधा करें, अब देखें उंगलियों की रोटेशन आपको फिर करंट की डायरेक्शन देगा। तो करंट कहाँ से आ रहा है, एट p आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट p आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द डायग्राम, राइट। सो बीटा विल बी द ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, क्वेश्चन कि अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरी द करंट एज शोन। हमने इस पॉइंट P पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। देखिए अगर मैं करंट की डायरेक्शन में उठा करूँ, राइट, तो जो पॉइंट P है उस पर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, ये देखिए दिस इज पॉइंट P। अगर मैं उंगलियों को कर्ल करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रही है। तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर डाउनवर्ड, आप इसको क्या कहेंगे, इट्स डाउनवर्ड, राइट। जो व्हाइट बोर्ड है इसमें इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। अगर इसी डायग्राम को आप अपने बुक के पेज पे बनाएंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, पॉइंट P इधर होगा तो वहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी। तो व्हाइट बोर्ड के लिए ये इनवर्ड है, लेकिन आपने तो ये पेपर पे सवाल करना है तो उसके लिहाज से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट P पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड है। सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिए, अ वायर कैरीज अ करंट क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ एज शोन, द करंट इन द वायर इज। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये दी हुई है, इधर जो है वो डॉट दिया हुआ है, इधर क्रॉस दिया हुआ है। आपको पता है कि डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप उंगलियों को रोटेट करेंगे तो दिस टाइम द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है, डायरेक्टेड टू द राइट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, व्हिच इज डायरेक्टेड टू द राइट। सो स्टूडेंट अब हमने जो है वो ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली हुई है कि जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट गुजारेंगे तो उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सराउंड कर लेगी, उसके इर्द गिर्द हम एक मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके इर्द गिर्द उसकी मैग्नेटिक फील्ड सराउंड कर रही है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब कितनी फील्ड हो जाएंगी, अब दो फील्ड हो जाएंगी। एक फील्ड जो होगी वो कंडक्टर के अंदर करंट के बहने की वजह से उसकी होगी, और दूसरी फील्ड होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी और कंडक्टर पर एक फोर्स लगाएंगी। सो चलिए हम आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो फर्ज कीजिए जी हमारे पास जो है ये बैटरी है और ये एक कंडक्टर रखा हुआ है हमारे पास, ये एक हमारे पास कंडक्टर रखा हुआ है, राइट। और इस बैटरी की वजह से ये देखिए ये क्लोज पाथ हो गया ना, इस बैटरी की वजह से हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरफ है, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाइट बोर्ड पे ये दरअसल -z एक्सिस है, यानी कि ये मैंने करंट ड्रॉ किया है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और अब जब जैसे ही आप इसमें करंट गुजारेंगे तो फिर क्या होगा, इसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड सराउंड करेगी। अब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू अप जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू अप, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव z एक्सिस। तो एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि फिर इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगती है जिसकी डायरेक्शन ये होती है। अब ये डायरेक्शन कैसे आई इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए ये जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट इन द कंडक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ, ये है सारी लेंथ इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ द कंडक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दिस ग्रीन वन जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई की है ये वो है। ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कंडक्टर की थी, ये वो नहीं है, ये वो है जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई की। सो और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ अल्फा, और ये एंगल किसके दरमियान है, बिटवीन लेंथ एंड दी करंट, लेंथ एंड दी मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन करंट की होगी वो डायरेक्शन लेंथ की होगी, और इस केस में इस डायग्राम में ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री का है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मैंने कहा कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वही लेंथ की डायरेक्शन होगी, तो करंट इस तरफ जा रहा था तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है, तो लेंथ की डायरेक्शन भी ये, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। बट इट विल नॉट ऑलवेज बी द केस कि एंगल 90 डिग्री बने, एंगल कोई बन सकता है। सो इफ यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इनटू अ सिंगल इक्वेशन, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। और आपको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ हमारा कांस्टेंट 1 है। सो दिस फोर्स
बिकम्स एफ इज इक्वल टू आई एल बी, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो दैट इज एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी. So this force is basically it's a cross product between the length vector and the magnetic field vector. Once again मैं इस बात पे emphasize कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होगा कि ये जो लेंथ है इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की डायरेक्शन है. अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन ये लेंगे, अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो लेंथ उसकी डायरेक्शन भी वही लेंगे. अब अगर हम देखें तो ये जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, अलॉन्ग विद आई एल एंड बी, ये एंगल डिपेंडेंट फोर्स भी है. यानी कि ये डिपेंड करती है कि जो कंडक्टर की लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान एंगल कितना बना है. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये जो छत है, ये जो ज़मीन है, ये नॉर्थ पोल है और जो छत है वो साउथ पोल है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जहाँ कैप लगी हुई है, ये हेड है और ये टेल है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आप कंडक्टर को इसके पैरेलल रख देते हैं, यानी कि इस केस में एल और बी के दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा. सो साइन 0 इज 0, तो देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. अगर आप इस कंडक्टर को ऐसे रख देते हैं, दिस टाइम इट विल बी एंटी पैरेलल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, तो फिर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी. इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें. ऐसा भी हो सकता है कि अ कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उस पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी. बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज लेट्स से हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू है आई एल बी, जो कि 90 डिग्री पे होती है. अब वो कहता है कि जो फोर्स है ना वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है. फोर्स जो है मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, राइट? तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 30 डिग्री पे होती है. इस तरह से वो कह सकता है कि ये 86% है, तो 86.6% आपको पता है कि पॉइंट स्क्वायर रूट 3/2 होता है, और साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ होती है वो आप जानते हैं कि 60 पे होती है. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो अगर हम जो है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखें इस इक्वेशन की को, ये देखिए जब हम कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती. इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट में अरेंजमेंट है इट डज मैटर. आप एल क्रॉस बी को बी क्रॉस एल नहीं लिख सकते, राइट? सो यहाँ जो फोर्स है it will always be perpendicular to length. This force will always be perpendicular to B. This force will be perpendicular to the plane of L and B, right? And this force is parallel to L cross B. बिल्कुल यही काम हमने टॉर्क में भी किया था, अगर आपको याद हो. अच्छा, एक बात याद रखिए कि these two vectors can have any angle between them. यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है. देखें इस केस में लेंथ इस तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी. लेंथ इस तरफ भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो सकती है. लेंथ ऐसे हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो सकती है. कोई भी एंगल हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकते. यानी कि फोर्स और लेंथ के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा. मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा. प्लेन के हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगी. तो ये चीज़ चेंज हो सकती है. इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो कोई भी हो सकता है. अब आ गया पहला इसकी डायरेक्शन मालूम करने का. तो स्टूडेंट्स को मोस्ट डिफिकल्टी इसी पार्ट में होती है, और उसकी डिफिकल्टी की वजह क्या होती है वो वजह मैं आपको बता देता हूँ. इंग्लिश में एक मुहावरा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. आप कहते हैं कि जी ये फोर्स की डायरेक्शन लगाने के लिए जो 50 रूल दिए हुए हैं, 50 के थ्रू हमारा जवाब ठीक है. तो बड़ा आसान सा तरीका है, स्टिक टू वन रूल. ये मैक्सिमम 2 रूल्स, पाम रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इनकी चक्रों में ना पड़े. पहले एक रूल जो है उस पर प्रैक्टिस करें और उसी को मास्टर करने के बाद दूसरे की तरफ आए. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सिंपल राइट हैंड रूल यूज करें, एंड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल आप पहले वेक्टर को रोटेट कीजिए दूसरे वेक्टर की तरफ, तो आपका थंब जो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा. अब बिगिनर्स के लिए डायरेक्शन फाइंड कैसे की जाए, इसका तरीका बहुत ही आसान है. देखिए दो पेन पकड़े हाथ में, ये उनकी हेड्स हैं और ये उनकी टेल्स हैं, राइट? सो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस टेल्स मिली होनी चाहिए. राइट हैंड रूल लगाने के लिए दोनों वेक्टर की टेल मिली होनी चाहिए. देखें यहाँ पे लेंथ है करंट की डायरेक्शन में जो कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है. अब देखें टेल्स मिल रही है ना. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को उठा के डायरेक्शन यही है, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ टेल्स नहीं मिल रही, और अगर टेल्स नहीं मिल रही तो आप राइट हैंड रूल नहीं लगा सकते, राइट? सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड ये. अब अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करें. आपने लेंथ के वेक्टर को बी की तरफ रोटेट करते हुए लेके आना है. तो एल क्रॉस बी करेंगे तो जो आपका अंगूठा है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा. सो दैट इज वाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टुवर्ड्स राइट. अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इसको हम एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये कब लगता है? जब एक कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ, उस पे फोर्स लग रही है. और उसमें याद रखिए एफ बी आई, आई रिपीट एफ बी आई. सो वेयर इज बी? बी इज हियर. वेयर इज आई? आई इज हियर. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये करंट है ऊपर की तरफ, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, करंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो जो आपका थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देता है. एक और तरीका भी जो फोर्स की डायरेक्शन लेने का है वो ये है कि सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें ये है करंट की डायरेक्शन, और आप जानते हैं कि करंट की इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. तो ये है करंट की डायरेक्शन. करंट की डायरेक्शन में अगर आप अपना अंगूठा करें, आप उंगलियों को रोटेट करें. जब आप उंगलियों को रोटेट करेंगे तो यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. अब ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये है मैग्नेटिक फील्ड जो एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने की वजह से उसको सराउंड किए हुए हैं. अब आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लें. दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल. और आप जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल. नाउ दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर. अब आप देखिए कि कंडक्टर के लेफ्ट साइड पर
क्या हो रहा है, जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि करंट के फ्लो करने की वजह से, और जो एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। अब एरो का मतलब इंक्रीज है। और यहां पर देखिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है। सो आवर करंट कैरिंग कंडक्टर विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर आप गौर से देखें, आप कहेंगे सर ये वाला केस तो नहीं है ये, फॉर एग्जांपल इस केस में करंट की डायरेक्शन ये है और इस केस में आप करंट की डायरेक्शन ये ले रहे हैं। देखिए फोर्स इज I इंटू एल क्रॉस बी। अगर मैंने इस डायग्राम में लेंथ की डायरेक्शन इनवर्स ली है, उलट ली है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी तो उलट है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। सो अगर मैंने लेंथ को इन्वर्स किया है तो जो रिवर्स किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी रिवर्स किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो फिर इस फोर्स की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए इधर भी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आई है और इस तरफ भी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आई। अब फर्ज कीजिए कि आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, राइट। ये आपके पास कंडक्टर ए, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2। अब इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू दिस वन कंडक्टर ऑन दैट कंडक्टर विल बी इक्वल टू I, कौन सा करंट है ये जो इसमें फ्लो कर रहा है, इंटू L इंटू B, राइट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इस कंडक्टर पर फोर्स लेना चाह रहे हैं, चलिए मैं इसको F2 बोल देता हूँ। F2 क्या है, फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, किसकी वजह से है, इस कंडक्टर की वजह से है। तो ये I कौन सा है, इस कंडक्टर में बहने वाला करंट है। लेंथ कौन सी है, इस कंडक्टर की लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सी है, एक्सटर्नल, जो कि इस कंडक्टर की है। और ये हम पढ़ चुके हैं, दैट इज म्यू नॉट I ओवर 2πr। सो इधर भी I1 लगा दें, तो ये B1 की वैल्यू अगर आप इधर पुट करें तो ये फोर्स जो इस पे लग रही है वो कितनी आ जाएगी, I2 L2 इंटू म्यू नॉट I1 ओवर 2πr, राइट। R इज द डिस्टेंस जो आप ले लें यहाँ से, जिसके आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस ले लें, अगर दरमियान में है तो दोनों को बराबर है। सो ये F2 वो फोर्स है जो इस पे लग रही है, सिमिलरली इस पे लगाएगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन को जरा देखिए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करें, जहाँ से उंगलियां घूमना स्टार्ट करती हैं दैट इज योर नॉर्थ पोल, जहाँ घूमना एंड करती हैं दैट इज योर साउथ पोल। यहाँ भी अंगूठा करें, जहाँ से उंगलियां घूमना जो है वो स्टार्ट करती हैं, अंगूठा ऐसे करें, जहाँ से उंगलियां घूमना स्टार्ट करती हैं, ये नॉर्थ रखें और ये साउथ रखें। क्या हो रहा है, दरमियान में अट्रैक्शन हो रही है, इसलिए आप कहते हैं अच्छा जो स्टाइल इधर रखना है ना आपने, वही स्टाइल आपने इधर भी रखना है। तो देखिए क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद दिस फोर्स, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब फर्स्ट कीजिए आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ये उसके टर्न्स है, अगर सब में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये सारे दूसरे को स्ट्रैक्ट करेंगे तो स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, ऐसे था तो वो कंप्रेस हो जाएगा जब उसमें से करंट गुजरेगा। और अगर ये करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे, फिर हमारे इनके दरमियान क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये तो था पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं या दो स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अगर आप देखे जाए तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिपल्सिव है और मैग्नेटिक फोर्स अगर करंट कैरिंग कंडक्टर तो अट्रैक्टिव होती है। मैग्नेटिक फोर्स इनके दरमियान होगी सही, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो रिपेल करेंगे, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आ होगी। अगर करंट की बात की जाए कंडक्टर में से तो वो अट्रैक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में, और अगर स्ट्रीम्स मूव कर रही हो तो फिर वो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। तो इस चीज को आपने जो है वो गौर से समझ लेना है। अब जो है हम कुछ डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अबाउट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो पहला क्वेश्चन देखिए जी, वी हैव P, Q एंड R are long parallel straight wires in an air carrying the current as shown. What is the direction of the resultant on Q? देखिए जो Q है वो सेंटर पे है, उसको वायर P भी अट्रैक्ट कर रही है और वायर Q भी अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वायर Q में करंट है 60 एम्पीयर, सॉरी वायर R और P दोनों उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वायर R में करंट है 60 एम्पीयर जबकि वायर P में करंट है 20 एम्पीयर। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसके दरमियान है, Q और R के दरमियान है, लिहाजा जो वायर Q है इट विल मूव टुवर्ड्स R, यानी कि राइट की तरफ मूव कर जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर नजर आ रहा है जिसमें करंट गुजर रहा है 5 एम्पीयर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, राइट। सो वो कहा जाता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स इज I इंटू L क्रॉस B, या इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जी, ILB साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। अल्फा इस केस में देखिए 90 डिग्री है, आपको पता है 90 डिग्री है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। करंट इज गिवन, करंट इज 5 एम्पीयर, सो लेंथ इज 3 सेंटीमीटर दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड है 0.040 टेस्ला एंड करंट इज 5 एम्पीयर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज 3 इंटू 10⁻²। तो अगर आप ये सारा कुछ सॉल्व करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो बी विल बी द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये एक स्क्वायर है, यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इधर भी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सेम डायरेक्शन है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो स्क्वायर है इट विल मूव टुवर्ड्स द वायर XY। तो ये क्वेश्चन था कि a long straight wire XY lies in the same plane as a square loop of wire PQRS which is free to move. The sides PS and QR are initially parallel to XB. The wire and the loop carry steady currents as shown in the figure. What will be the effect on that loop? So it will move towards the central wire. इसको वे ना कीजिए इसको, because current same direction में है तो it will move towards the long wire. So its correct option will be option A. एक और क्वेश्चन देखिए, करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर C as shown in the figure. The force on this conducting wire will be, देखिए FBI लगाएं जरा, this is B, करंट किस तरफ है, करंट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, डॉट आपको बता रहा है कि करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड्स जा रही है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपवर्ड्स आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें। सपोज हमारे पास